प्यारे बच्चों, मैं दौलत सिंह हुसैन आप सभी का डीजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। पार्ट फोर्थ, बोर्ड एग्जाम 2022 फिजिक्स के जो हम एग्जाम के पेपर के सॉल्व कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसका पार्ट फोर्थ है। तो इसमें आज हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लें। कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आने की संभावना है, उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो कॉपी पेन लेके इन्हें जरूर नोट कर लीजिए। तो चलिए देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास आज का वो है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ही हमारे पास है, लेकिन आज इस पार्ट फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार कुंडली आपको ध्यान रखनी है, यानी धारावाही है, यानी जिसमें एक ऐसी कुंडली जिसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है, और वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पे हम देख लें, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने सबसे पहले एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली, यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से एक कुंडली हमने ली है जिसका केंद्र O है, और इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो R है, स्मॉल r हमने इसकी त्रिज्या ले ली इस कुंडली की, वृत्ताकार कुंडली में, और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और आप देख रहे होंगे इसमें ये जो धारा की दिशा दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज है, यानी जो है वामावर्त दिशा में जो है इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस कुंडली में हमने जो है हमें केंद्र पर, जो केंद्र O पर है, वहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे डीएल आप पे देख रहे हैं आप इस तरीके से, इसी तरीके से डीएल डीएल करके हम छोटी छोटी लंबाई में इस वृत्ताकार कुंडली को छोटे छोटे अल्पांश जिनके लंबाई खंड डीएल है उसमें हम विभाजित कर लेंगे। तो एक अल्पांश हमने यहाँ पे दिखा रखा है डीएल, और उसकी दूरी भी जो है केंद्र O से R ही होगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या यानी परिधि पर रखा हुआ है। ये अल्पांश हमारा वृत्त की परिधि पर, आप समझें, ये वृत्ताकार जो कुंडली है उसकी परिधि पर है। तो यहाँ पर हमें जो है क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है केंद्र पर। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। तो अल्पांश डीएल के कारण केंद्र O पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। और बायो-सेवर्ट का नियम आपको ध्यान रखना है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, उस नियम से आप जो है इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो बायो-सेवर्ट का नियम हमने बताया था कि एक सीधे चालक तार के कारण हमने निकाला था कि अगर हमारे पास कोई एक छोटा सा अल्पांश हमने उस चालक तार में ले लिया था, और उससे जो है R दूरी पर अगर हमारे पास कोई बिंदु P है, तो वहां पर हमने जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। ये हमने जो है यहाँ पर हमारे पास ये डीएल, हमारे पास एक छोटा सा अल्पांश हमने लिया था डीएल, तो इसका जो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला इसके कारण, तो बायो-सेवर्ट का नियम से हमने बताया था डेल्टा बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R²। ये हमारे पास बायो-सेवर्ट का नियम से हमने ये सूत्र हमने निकाला था। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपको ध्यान रखना है। बायो तथा सेवर्ट ने जो है एक धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक बताया था। तो उन्होंने बताया था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो है, एक अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र डी डेल्टा बी उत्पन्न होगा वो धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसमें जो है अल्पांश की जो है वो लंबाई खंड उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और डेल्टा बी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, जो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, यानी जो अल्पांश है और उस बिंदु P के बीच का जो कोण है थीटा, उसके जो है कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये हम बता चुके हैं। और डेल्टा बी प्रोपोर्शनल होता है R1/r², तो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने जब मिलाया था तो एक प्रोपोर्शनल आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता, तो यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से हम अल्पांश डीएल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, हमने जिस प्रकार से एक सीधे तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, उसी प्रकार से एक अल्पांश जो है लगभग एक, जो हमने वृत्ताकार कुंडली ले रखी है, इस वृत्ताकार कुंडली में जब हम छोटे छोटे अल्पांश लेंगे तो लगभग एक सीधी रेखा होगी, लगभग एक रिजु रेखा की तरह हम इसको मान सकते हैं, सीधी रेखा के। तो उसके कारण जो बायो-सेवर्ट का नियम हमने जो लगाया था, डेल्टा बी बराबर हमारे पास निकला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, यहाँ पे आप इसको जो है dv कर लेते हैं, तो छोटे से अल्पांश के कारण हम dv ले लें, तो dv बराबर, या डेल्टा बी भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे हम I डेल्टा एल भी कर सकते हैं, I dl साइन थीटा अपॉन R²। तो ये हमने जो है बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा है
कि जो किसी अभी हमने जैसे बताया था कि डीवी का मान जो है इस बायो सेवर्ट में जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये हमने बायो सेवर्ट के नियम से देखा, ये जो छोटा सा अल्पांश है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो डीवी होगा। और यहाँ पर हमारे पास आप देखें कि जो कुंडली होगी यहाँ पर, जो कुंडली यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कुंडली होगी यहाँ पर जो इसके साथ जो कोण बन रहा होगा लगभग एक छोटा सा अल्पांश है, तो यहाँ पर आपने जो है थीटा का मान जो है लगभग आप देखेंगे 90 होगा। जो हमने बताया था कि वृत्त पर कोई भी जो रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो साइन 90 आप जो है यहाँ पे आप रखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 कर लेंगे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपने जो है डीवी बराबर जो आपके पास आ जाएगा, डीवी बराबर आप करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब ये जो है साइन 91 हो जाएगा, तो साइन 90 को आप 1 कर लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो एक छोटे से अल्पांश डीएल के कारण हमें जो है केंद्र ओ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। और अगर हम जो है पूरी कुंडली के कारण निकाले तो पूरी कुंडली के कारण आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम जो है क्या करेंगे, हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो हमने जो है समाकलन कर लेना है पूरे जो एक छोटे से अल्पांश के कारण हमने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला उसका हम समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना साइन को कैंसिल हो गया, साइन का 90 का मान जो है क्या हो गया 1 हो गया। आप समझ पा रहे होंगे क्यों हो रहा है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे हमने बताया था एक छोटा सा अल्पांश, वो वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। अभी आपको ध्यान रखना कहीं पर भी होगा तो ये 90 एंगल बनाएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इसलिए साइन हट जाएगा यहाँ से और ये आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। तो बी बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे डीवी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आपने क्या करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जो है पूरे वृत्ताकार कुंडली के लिए कांस्टेंट राशि है, आई भी जो है पूरे वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है और त्रिज्या भी सभी जगह समान है, सिर्फ इंटीग्रेशन लगेगा डीएल के साथ। तो जब हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे तो ये कहलाएगी हमारी वृत्त की परिधि। तो हमारे पास हमने जो वृत्ताकार कुंडली ली है ये हमारी वृत्ताकार कुंडली की जो है परिधि हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम पूरी कुंडली के लिए जब हम करेंगे तो छोटे छोटे अल्पांश डीएल 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 जब सब मिल जाएंगे तो ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो ये जो परिधि होती है इसकी जो परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर होता है। तो आपने जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू रखनी है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा टू डीएल का मान हम रख देंगे 2 पाई आर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल की इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू 2 पाई आर रख देंगे। यहाँ से आप देखेंगे 2 पाई से 4 पाई जो है 2 टाइम्स कट रहा है और r से एक पावर कैंसिल हो रही है। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये जो है वृत्ताकार कुंडली के कारण जो है जो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको निकालना है, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इस तरीके से आप निकालेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल में आप देख लें कि आपके पास आता है कि यदि कुंडली में n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों तब जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना। तो n से आपने इसको गुणा कर देना। एक कुंडली में जो है हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली में जो है इतने हो जाएंगे, तो n में कितने हो जाएंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो यदि कुंडली में n फेरे हों तो तब आपने ध्यान रखना कि जो वृत्ताकार कुंडली पर जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो इस तरीके से आपने जो है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर व्यंजक निकालना। मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये बायो सेवर्ट के नियम से इसका प्रयोग करना और जो इंटीग्रेशन डीएल करना, यानी पूरे जो है वृत्ताकार कुंडली का जो परिधि आएगी वो 2 पाई आर रखना और उससे कैंसिल करना। तो आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो ये एक सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको जो है जिस तरीके से यहाँ पे हमने दिखा रखा है, ये एनिमेशन वाला डायग्राम है, आपको पेपर में किस तरीके से बनाना है मैं इसको भी बता दूं आपको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपने जो है एग्जाम में बनाना है वृत्ताकार कुंडली, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली दिखानी है। और जो है यहाँ पर आप देखें जैसे ये वाली आर त्रिज्या आप यहाँ पे दिखा देंगे, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है और ये अल्पांश डीएल दिखा है, इसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी दिशा भी हमें बतानी होती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होगी। यहाँ पर आपको ये जो है दिशा भी इसकी बतानी जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो दिशा हो जाएगी वो आपको जो है
यहाँ पर आप जो है जो दक्षिणाहस्त नियम से या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से आप निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जो है इस तरीके से दाएं हाथ को जो है अगर हम अपनी उंगलियों को घुमाएं, उंगलियों की जो डायरेक्शन हो धारा की दिशा में हो, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो जो है प्रदर्शित करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर आप देख लें तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बी केंद्र पर जो है हमारे पास जो दक्षिणाहस्त नियम से दाएं हाथ के नियम से ये जो है ऊपर की ओर होगी। जब हम कुंडली अपनी उंगलियों को जो है कुंडली की दिशा में जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में अगर हम घुमाएं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और तब हमारे पास ये जो अंगूठा की डायरेक्शन होगी वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। हम मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच से भी बता सकते हैं। पेंच का नियम आपने पढ़ा था, जब हम पेंच को घुमाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा घूमता है वही डायरेक्शन ऊपर की ओर जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है केंद्र में क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। तो दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी यहाँ पे, और ऊपर की डायरेक्शन को हम डॉट से दिखाते हैं, ये भी आपको पता होगा। और अगर कागज के तल की लंबाई नीचे की ओर होती है तो क्रॉस से हम इन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो डॉट और क्रॉस से, अगर हमारे पास कागज के तल की लंबाई नीचे की ओर होती है तो हमने नीचे की ओर क्रॉस से दिखाना है, और ऊपर की ओर होती है तो डॉट से दिखाना है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वृत्ताकार कुंडली का डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक परीक्षा में आपने इस तरीके से करना है, या 2 या 3 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, दो सीधे समांतर धारावाही तार के बीच लगने वाले बल का सूत्र निकालिए तथा 1 एम्पियर की धारा की परिभाषा दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देखें कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास हम जो है इसके दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल हमने निकालना है। तो इसके लिए आपने हेडिंग बना लेनी है सबसे पहले कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो उसके लिए जो है हमारे पास दो समांतर तार हमने लेने हैं इस तरीके से। आपने जो है पी क्यू और आर एस दो समांतर तार हैं, और ये जो तार है ये जो है इनकी लंबाई आप कैपिटल एल ले लेंगे। तो ये एल लंबाई का तार आपने ले लिया। यहाँ पर आपने जो है माना ये जो लंबाई इन तारों की लंबाई, इसको जो है ये लंबाई तो जो है इसके तरीके से क्या होता है डॉट 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 करके आप ऊपर नीचे भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये लंबाई तो इसकी ज्यादा होगी, लेकिन हम प्रति मीटर लंबाई जो हम लेंगे वो हम देखेंगे कि इस तार की जो लंबाई है एल, हमने जो है कैपिटल एल इसकी लंबाई ले ली। पी क्यू और आर एस समान लंबाई के दो तार हैं, और इनमें जो धारा बह रही है वो, क्योंकि नाम से आप देख रहे होंगे दो सीधे समांतर, तो दो सीधे हैं पी क्यू और आर एस समांतर है दोनों। और धारावाही क्या लिख रहे हैं, धारावाही यानी जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा पी क्यू और आर एस में दो कंडीशन में इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, और उन दोनों कंडीशन में आप देखेंगे क्या हो सकता है, या तो दोनों की दिशा एक समान हो या दोनों की दिशा विपरीत हो। पहले में जो है या दोनों में तारों में जो है धारा समान प्रवाहित हो रही हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस समय जो है हमने जो है धारा जो है क्या दिखा रखी है, दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। और ये जो है पी क्यू और आर एस, अभी हम जो है इनमें जो है इनको हम मानेंगे कि जो धारा है वो यहाँ पर हमारे पास तार पी क्यू, उसमें हम करंट को ले लेते हैं I1, और दूसरे में हम करंट को ले लेते हैं I2। तो ये जो है पहली तार में जो धारा बह रही है I1 और दूसरे तार में धारा बह रही है I2, और उनकी दिशा एक ही है। अभी हम विपरीत दिशा में भी देखेंगे तब क्या होगा, अगर दोनों में समान धारा बह रही है तब क्या होगा उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि जो है इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी है हमने R ले ली। यहाँ पर हमारे पास R दूरी इन दोनों के बीच की, तारों के बीच की, और इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वो निर्वात है या वायु है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने इस तरीके से लिया, यहाँ पर अब हम इसको जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो है बायो सेवर्ट के नियमानुसार हमने क्या लगाना है, चालक तार पी क्यू की धारा I1 के कारण चालक तार आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमने। तो जो है क्या होगा, सबसे पहले हमने ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास आपने देखना है कि कोई भी अगर लंबा सीधा तार है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है कि अगर कोई लंबा सीधा चालक तार है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चालक तार है, इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो लंबे सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसका जो सूत्र हमने बताया था B बराबर लंबे सीधे तार के कारण म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ये लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको इसमें ध्यान रखना है, तभी आप इस डेरिवेशन को कर पाएंगे कि लंबे सीधे तार के कारण। इसमें आपको 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी आता है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं कि 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है किसी तार में, और उससे जो है 5 मीटर दूरी पर या जो है 5 सेंटीमीटर दूरी पर या 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो आपने R का मान 10 सेंटीमीटर यानी 10 × 10⁻⁻² करना है, और तब आपने वहां पे ये लंबे सीधे तार के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र रखना है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो ये मैं बताऊं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान आपको पता होता है, ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम के जो पेपर आते हैं उसमें आगे दिया भी रहता है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर
एम्पेयर की पावर -1, ये आपको जो है पेपर में दिया रहेगा इसकी वैल्यू। तो आपने जो है म्यू नॉट का मान आपको अगर आपको पूछा जाए तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 पाई का यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो है 2 पाई से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ पर आपको जो है ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के आगे हम जब करेंगे इसको कैलकुलेशन को तो और समझेंगे किस तरीके से आया। तो यहाँ पे ये चीज आपको जरूरत पड़ती है वहां पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे हमने जो तार PQ के कारण I1 जो धारा प्रवाहित हो रही है इस तार में, इसके कारण जो है RS पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकालना है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र आप ले लेंगे B1 और लंबे सीधे तार के कारण होगा, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हमने बताया था I1 अपॉन R जो दूरी है वो जो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R हो गया। और इसकी दिशा भी हमने बतानी जरूरी है, तो दिशा आप बताएंगे देखेंगे तो यहाँ पर हमने मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से लगाएं, या आप जो है हमने बताया था कि जो दक्षिणाहस्त रूल है वहां पर आप देखें तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से लगाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, अगर हम दाएं हाथ से पेचकस को इस प्रकार पकड़े जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो वो पेचकस जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा घूम रहा है वो डायरेक्शन, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा अंगूठा इस तरीके से इसमें चल रहा होगा, क्योंकि पेंच हमारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए जिस दिशा में धारा है। तो ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो कंडीशन हमारे पास जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में हमारे पास अंगूठा जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। नीचे की तरफ मैंने बताया था किससे दिखाते हैं हम, क्रॉस से। तो इसकी जो दिशा होगी वो हो जाएगी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ये आपको ध्यान रखना, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये बायो सेवर्ट के नियम से आप निकाल रहे हैं, और इस पे जो है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम लगाएंगे। तो पेचकस को अगर हम इस तरीके से पकड़े कि पेच की दिशा में धारा चलनी चाहिए, धारा की माने जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में पेच जाना चाहिए। तो अंगूठे को जब हम घुमाएंगे, दक्षिण का मतलब दाएं हाथ का नियम, अगर आप बाएं हाथ से पेचकस को पकड़ देंगे तो पूरा रूल गलत हो जाएगा और आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो दक्षिणाहस्त का मतलब यही, दाएं हाथ से आपने पेचकस को पकड़ना है और इस तरीके से घुमाना है कि पेंच अंदर की तरफ जाए, यानी धारा की दिशा में जाए। तो अंगूठे की डायरेक्शन ही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र हमने बताया B1, यहाँ पर जो होगा ये क्रॉस होगा। अभी मैं बता रहा था आपको क्रॉस क्या होता है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अब यहाँ पर हमारे पास जब चुंबकीय क्षेत्र में अब हम देख लें कि जो तार RS है, इस तार RS पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर ही हो रहा होगा। यहाँ पर आप समझ लें कि प्रत्येक बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखा होता है तो उस पर एक बल लगता है। ये भी हमने पढ़ा है कि जब कोई चालक तार RS है तो उस पर कितना बल लगेगा, उस बल को हम देख लें। तो उस बल में अगर हम किसी चालक तार जो RS की का जो है L लंबाई पर लगने वाला बल, ये चालक तार L है, जो हमने RS लिया है उस पर कितना बल लगेगा, तो वो बल हम यहाँ पे देख लें। तो उस बल का मान हमने बताया था, जब किसी चालक तार जो धारावाही चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। तो वो बल हम यहाँ पे निकालेंगे, F बराबर होता है I1। यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे हम देखें कि ये जो RS तार है इस पे जो धारा है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है। और चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1 है, और L हमारे पास रहेगा IBL साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा है जो धारावाही चालक तार होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो बल लगता है IBL साइन थीटा लगता है, कि यहाँ पर हमारे पास जो लगने वाला बल है ये जो है F बराबर IBL साइन थीटा लगता है किसी चालक तार में। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा है कि अगर I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो और चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हो, L लंबाई का तार हो, तो उसमें कोण अगर थीटा कोण बन रहा है तो वहां पर जो बल लगेगा उस पर F बराबर IBL साइन थीटा लगेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, और जो है यहाँ पर हमारे पास जो धारा की दिशा है वो लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है तब उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे आप देखेंगे थीटा का मान जो होगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे थीटा का मान भी क्या हो रहा है, 90 एंगल होगा। अब साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो F बराबर I2B1L साइन थीटा आपने क्लियर कर लिया होगा किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि इसमें इस चालक तार में RS चालक तार में हम देख रहे हैं जो धारा बह रही हो I2 धारा बह रही है, और जो है चुंबकीय क्षेत्र B1 है और L लंबाई का चालक तार है। तो F बराबर I2B1L साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। I2B1 का मान यहाँ से अगर हम रख लें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I1/R L। साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा F/L बराबर हो जाएगा μ0/2 I1I2/R। तो ये जो है हमारे पास प्रति एकांक मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र आ जाएगा। प्रति मीटर लंबाई पर ये जो हमारे पास इसका मात्रक आएगा न्यूटन पर मीटर। आप समझ पा रहे होंगे न्यूटन पर मीटर क्यों आ रहा है, एफ का मात्रक न्यूटन और एल का मात्रक मीटर होता है, तो हम कहेंगे प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा μ0/2 I1I2/R। ये इसका सूत्र आता है, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है। तो ये जो सूत्र है ये प्रति एकांक मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। अब हम जो है इस बल की भी दिशा हमारे पास पता है कि हम इस बल की दिशा किस तरीके से निकालेंगे। इसके लिए हम लगाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दिशा के लिए हमें लगाना है, इसकी जो बल की दिशा होगी वो हम निकालेंगे किससे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम जो है अपनी, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है और ये भी आपने समझा होगा, यदि हम अपनी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हैं। तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और जो मध्यमा है वो हमारी धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम अपनी तर्जनी को जो है चुंबकीय क्षेत्र में कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर रखें जैसे आप देख रहे हैं, और धारा की दिशा हमारी ऊपर की तरफ है, जैसे हम उंगली को हम फैलाएं तो अंगूठे की डायरेक्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी जो है तार RS से PQ की ओर हो रही है। तो ये जो बल F लग रहा होगा, या आप इसको जो है F1 ले सकते हैं। अगर पहले चालक तार के कारण आप F1 कर लें, इस बल को आप F1 ले लें पहले चालक तार के कारण, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 आप लें तो F1/L बराबर आ जाएगा μ0/2 I1I2/R। ये इसका परिणाम आ जाएगा। और दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किधर की ओर होगी, तार PQ की ओर होगी। ये आप समझ पा रहे होंगे, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी तार PQ की ओर होगी। अब आप जो है जब इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने RS पे जो है बल निकाला, इसी प्रकार से आप जो है क्या करेंगे, इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसी प्रकार से तार, तो PQ का जो है L लंबाई पर, लंबाई L पर लगने वाला बल आप देख लें, लगने वाला बल, इसका भी जो मान होगा वो मान भी इतना ही आएगा। यहाँ पे आप F2 ले लें तो F2/L बराबर हो जाएगा μ0/2 I1I2/R। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो इस पे लगने वाला बल होगा F2/L, इसके कारण। अब यहाँ पर जो है इसकी दिशा आप देख लें तो इसकी दिशा भी उसी आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देख लें कि जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूँ कि आपने इसको जो है करना किस तरीके से है। अगर आप जो है इसको देखना चाहेंगे किस तरीके से हो रहा है, RS के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो RS के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो हमारे पास, जो RS के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो जो है आएगा B2। अगर आपने करना तो नहीं है, इसको निकालना तो नहीं, लेकिन आप इसको समझना चाहें कि ये सेम कैसे आ रहा है, इसकी जो बल है उतना मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उसको देखना चाहें तो आपने जो है क्या लेना है, चुंबकीय क्षेत्र B2। इसके कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र हो रहा होगा, यहाँ पर वो चुंबकीय क्षेत्र हो रहा होगा B2 इस चालक तार के कारण। RS के कारण PQ पर चुंबकीय क्षेत्र B2, और वो कितना हो जाएगा μ0/2 लंबे सीधे तार के कारण। इसमें जो धारा बह रही है वो I2 है, और यहाँ पर जो हमारे पास दूरी है वो R है। इस तार से भी R ही दूरी पर है PQ तार, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। यहाँ पर मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, आप इसको जो है देखें। और तब बल F जो है F2 बराबर जो हो जाएगा, PQ पर जो बल लगेगा वो, उसमें धारा बह रही है I1 और जो है चुंबकीय क्षेत्र है B2 और लंबाई L है, और साइन वही 90 होगा। यहाँ पे भी साइन थीटा का मान 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 ऐसी रहेगा, B2 की वैल्यू आप देख लें, यहाँ से आप रखेंगे μ0/2 I2/R रखेंगे, और इंटू L वैसी रहेगा F2। और ये जो है आपने क्या करना, फिर F2/L, L को फिर से नीचे ले जाएं। आप देखो μ0/2 आप करेंगे और ये आ जाएगा I1 इंटू I2। देखो यहाँ पे I1 को अंदर गुणा करोगे तो I1 इंटू I2/R। तो देखो यहाँ पर भी वही सेम सूत्र आ रहा है जो यहाँ पे हम लिख रहे थे। तो दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही स्थितियों में क्या है, दोनों पर समान बल लग रहा है। या प्रत्येक अंग लंबाई पर जो लगने वाला बल है वो दोनों में F1 हो चाहे F2 हो, दोनों पर समान बल लग रहा है। इसकी दिशा भी आप जो है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से निकालेंगे। अच्छा, पहले हम ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की हम बात कर रहे थे B2, आप देख लें मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से निकालेंगे। तो वहां पर आप देखेंगे अंगूठे की डायरेक्शन, जब आप इस पेज
धारा की दिशा में घुमाएंगे तो आपका अंगूठा इस तरीके से जा रहा होगा, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पे डॉट आएंगे, जितने भी डॉट है यहाँ पर आएंगे, यानी इसकी दिशा इस चालक तार में कागज के तल के लंबवत ऊपर होगी। और तब आप इस बल की दिशा जब आप निकालोगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप देखना, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस बल की दिशा भी क्या होगी, F2 भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में RS की दिशा में। तो ये जो है तार RS की ओर होगी, इस बल की दिशा किधर की ओर होगी, तार RS की ओर। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ पा रहे हैं। F2 अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, इसका जो लगने वाला बल है उस बल का मान आता है। दोनों ही बल समान है, दोनों बल हैं वो एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, यानी आकर्षण बल लग रहे हैं। तो यहाँ पे एक नंबर का आपको पूछा जा सकता है कि जब धारा की दिशा दोनों में समान हो तो तब उस पर बल कैसे लगता है। तो दोनों बल देख रहे होंगे, एक बल ये इधर को लगा रहा है F2 और F1 इधर की तरफ, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा, आकर्षण बल। यहाँ पर एक दूसरे को जो है जब समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो इन पर कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से दे दें कि अगर जो धारा है वो जो है धारा की दिशा जो है जैसे P Q और R S, जैसे हम यहाँ पे दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, अगर धारा की दिशा विपरीत दिशा में हो तब इन पर जो बल आप देखेंगे उन बल की जो दिशा हो जाएगी वो यहाँ पर जो है बल यहाँ पर इस समय इधर की तरफ होगा, इस पर इधर की ओर होगा। तब इन दोनों पर अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है दोनों समांतर तारों में तब उन पर कैसा बल लगेगा, तो आपने ध्यान रखना प्रतिकर्षण बल, वो भी आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगाएंगे तो सेम, और बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल उतना ही लगेगा। F अपॉन एल बराबर वही सूत्र आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, सूत्र ने वही आना है दोनों ही कंडीशन में, केवल जो है दिशा इसमें बदल जाएगी। यहाँ पर जो है दोनों में बल बाहर की ओर लगेंगे, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा जब धारा दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। और अगर आपको जो है पेपर में आपको जो है डायग्राम बनाना तो आपको, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपने जो है पेपर में इस तरीके का डायग्राम जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने इस तरीके का डायग्राम पेपर में बनाना है। तो यहाँ तक आपको जो है क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आपने PQ और RS दो तार दिखा रखे हैं, तो ये पेपर में आपने इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, दोनों में अगर हमारे पास जो है बल को अगर हम समान कर लें तो तब आप जो है इसकी जो है एम्पेयर की परिभाषा बता सकते हैं, जो आपने पूछा गया है यहाँ पे पेपर में, आपको 1 एम्पेयर की परिभाषा भी बतानी है। तो बच्चों आप लोग जो है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम में हल कर पाते हैं, और यहाँ पर आप समझ पाएंगे किस तरीके से आपने इस 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन गलती क्या करते हैं, 1 एम्पेयर की परिभाषा छोड़ देते हैं वहां पे लिखना, तो आपका जो है वहाँ पे नंबर कट जाते हैं। तो आपको जो 1 एम्पेयर की परिभाषा जरूर लिखनी है। तो एम्पेयर की परिभाषा हम देख लें, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो है एम्पेयर की परिभाषा आपने किस तरीके से कहना है कि हमारे पास जो हमने F1 बराबर क्या ले लिया, F2, दोनों फोर्स बराबर है और उसको हमने क्या मान लिया, F ले लिया, कि यदि जो है F1 अपॉन F2 बराबर F हो दोनों में, और अगर हम धारा को I1 बराबर I2 बराबर I ले लें, धारा को अगर हम समान ले लें, यानी जो है ये अंक यहाँ पे हमारे पास धारा I हो और उस धारा को हमने जो है I धारा को जो है क्या ले लेना, 1 एम्पियर ले लेना है, क्योंकि हमें 1 एम्पियर की परिभाषा बनानी है कि दोनों में चालक तार में जो है धारा समान बह रही है 1 एम्पियर, और दोनों के बीच की दूरी आपने क्या लेनी है, R का मान 1 मीटर ले लेना है। तो आप देखेंगे जो है F अपॉन एल बराबर जो हमारे पास सूत्र था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, इस सूत्र से आप देखें तो F अपॉन एल, अब हमने जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, L बराबर क्या लेना है, 1 मीटर ले लीजिए आप। तो यहाँ पे आपको जो है प्रति मीटर लंबाई पर आपको जो है लगने वाला बल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो है यहाँ पर जो है F अपॉन एल का मान यहाँ पे आपने क्या कर लेना, F बराबर जो आ जाएगा, यहाँ पर आप जो बोलेंगे इसका मान आएगा न्यूटन पर मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन पर मीटर। तो इसके जो है प्रति मीटर लंबाई पर आप बल की बात करेंगे तो आप F यानी L का मान 1 मीटर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2, 1 इंटू 1, और R का मान भी 1। तो यहाँ पे जो है इसका मान जो बच रहा है केवल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बच रहा है। तो मैंने म्यू नॉट का मान अभी आप लोगों को बताया था 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और अपॉन में 2 पाई करेंगे, 2 पाई से 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। तो इतना बल लगेगा इसमें। तो आप इसकी परिभाषा जब आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे दो लंबे सीधे व समांतर धारावाही तार में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा के 10 की घात ऋण 7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है। जो हमारे 1 मीटर लंबे
जो तार हैं, दो समांतर सीधे तार हैं और निर्वात में रखे गए हैं, तो उनमें जो 1 एम्पीयर की वह धारा है जो उनमें प्रवाहित करने पर प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल आरोपित करती है, 2 × 10⁻⁷ जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने जो है इस एम्पीयर 1 एम्पीयर की परिभाषा को आपने यहाँ पे परिभाषित करनी है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर दोनों की दिशा एक ही धारा की दिशा समान होगी तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर धारा की दिशा विपरीत होगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये भी आपने ध्यान रखना, लेकिन बल दोनों में समान लगेगा प्रति मीटर लंबाई पर। तो इस तरीके से आपके ये 2 क्वेश्चन आज तैयार हुए, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। अरे संभावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना इन क्वेश्चनों की रहती है, कई बार परीक्षाओं में आए, तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आप जो है जब आप करेंगे तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।